नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है 3 वर्ग। तो दोस्तों इस चैप्टर पे आप लोगों को मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर आप लोगों को समझा चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर उन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख ली। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 5 टॉपिक को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भिक्षुओं की जीवन की विशेषता की, जो भिक्षु थे उनकी जीवन की क्या विशेषताएं होती थी। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपीय समाज का जो तीसरा वर्ग था कृषक वर्ग, उसको जानेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 11वीं सदी में यूरोप में खेती के जो नए तौर तरीकों का विकास हुआ था उसको हम जानेंगे, मतलब 11वीं सदी की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कैथेड्रल नगर, जो कैथेड्रल नगर है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आते थे, कैथेड्रल नगर होता क्या है उसको हम जानेंगे। और उसके बाद हम आखिर में बात करेंगे 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी का संकट यूरोप के लिए क्या था उसको भी हम जानेंगे। तो ये 5 टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वह भिक्षुओं की जीवन की विशेषता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये भिक्षु होते कौन है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो कि एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे, या जो घनी आबादी वाले जो इलाके हैं उनसे दूर रहना, एकांत में बिल्कुल रहना, जो जंगलों में रहना या फिर जो शहर है उससे दूर रहना पसंद करते थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। अब भिक्षु जिन घरों में रहते थे या जहाँ पे रहते थे उसको हम मोनेस्ट्री भी कह देते हैं, या फिर इसको मठ भी कहा जाता है, मठ बोल दो, या फिर एबी भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 सबसे प्रसिद्ध मठ, यूरोप के जो 2 सबसे प्रसिद्ध मोनेस्ट्री या फिर जो मठ है उसमें एक तो सेंट बेनेडिक्ट है, ठीक है। सेंट बेनेडिक्ट जो है इटली में है और इसका निर्माण 529 ईस्वी में किया गया था, आप इसको याद रख ले। इसके अलावा जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध मठ है उसमें एक नाम आता है बरगंडी में क्लूनी, ठीक है। बरगंडी में है क्लूनी नामक मठ जो कि 910 ईस्वी में बनाया गया था और ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मठ था, ठीक। अब देखो भिक्षुओं के जीवन की हम बात करते हैं तो भिक्षुओं का जो जीवन है वो महिला और पुरुष दोनों ही अपना सकते थे। जैसे कि अगर आप पादरियों के जीवन की बात करो तो पादरी बनने का अधिकार केवल पुरुषों को ही था, महिलाएं पादरी नहीं बन सकती थी। लेकिन भिक्षुओं का जीवन महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपना सकती थी। इसके अलावा पादरियों की तरह इन्हें भी विवाह करने का हक नहीं था, मतलब जो भिक्षु जो या फिर भिक्षुनियां जो होती थी उनको भी विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा जो पुरुष भिक्षु है उनको मोंग कहा जाता था, पुरुष भिक्षुओं का क्या कहा जाता था, मोंग। और इसके अलावा जो स्त्री भिक्षु है उनको नन कहा जाता था। तो ये भिक्षुओं की जीवन की विशेषता थी। इसके अलावा एक और चीज, आप फ्रायर भिक्षु के बारे में आप बता सकते हो। फ्रायर भिक्षु होते कौन है, तो कुछ ऐसे भिक्षु थे जो कि मठों में नहीं रहते थे बल्कि घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे और ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे, अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, उनको हम फ्रायर भिक्षु कहते हैं। तो ये चीज भी आप याद रख रहे, 1 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बात करते हैं यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग। तो आपको पता है यूरोपीय समाज का जो तीसरा वर्ग था वो कृषक वर्ग था। अब कृषक वर्ग में हम 2 तरीके के जो किसान हैं उनको शामिल करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र किसान और दूसरे थे कृषि दास, जिसको सर्फ भी कहा जाता है, सर्फ, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। सबसे पहले हम स्वतंत्र किसानों की विशेषता की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कृषि दास की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्वतंत्र किसान की बात करते हैं। स्वतंत्र किसान जो थे वो अपने आप को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखा करते थे, ठीक है। लॉर्ड के एक तरीके से किसान के रूप में देखा करते थे। और जो पुरुष होते थे उनको सैन्य सेवा में योगदान देना बहुत जरूरी था। मतलब कुल मिला के अगर 1 वर्ष में बात करें तो 1 वर्ष में कम से कम 40 दिन हर एक पुरुष को सैन्य सेवा देना अनिवार्य था। इसके अलावा किसानों के परिवार को भी लॉर्ड के जागीर पर जाकर काम करना होता था। हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो भाई जाके काम करना ही करना होता था, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे काम करने होते थे जिसके बदले में उनको कोई भी धन या कोई भी पैसे नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा इन किसानों से कुछ अन्य काम भी करवाए जाते थे, जैसे कि गड्ढे खोदना है, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी है, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करवानी है, ठीक है। तो ये सभी काम भी इन किसानों को करना होता था। इसके अलावा राजा इन कृषकों से क्या करता था, कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर भी लिया करता था। कभी कभी क्या हुआ, राजा ने देखा कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, तो इन किसानों के ऊपर एक टैक्स लगाता था
जिस टैक्स को हम टैली कहते हैं, ठीक है, टैली नामक कर राजा इन स्वतंत्र किसानों से लेता था। अब जो टैली कर है, टैली कर से पादरी और अभिजात क्या रहते थे, बिल्कुल मुक्त रहते थे। मतलब टैली कर जो है वो पादरी और अभिजात वर्ग पे नहीं लगाया जाता था, सिर्फ स्वतंत्र किसानों के ऊपर लगाया जाता था। ये जो पॉइंट है ये स्वतंत्र किसानों की विशेषता में हम बताएंगे। उसके बाद हम कृषि दास यानी कि सर्फ की बात कर लेते हैं। सर्फ है क्या, कृषि दास है क्या? तो कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिस भूखंड पर मतलब खेती करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में होता था। पूरी तरीके से उस जमीन पे किसका अधिकार होता था? लॉर्ड का अधिकार होता था, ठीक है। और इसलिए उनकी अधिकांश उपज भी लॉर्ड को ही मिलता था। जो कृषि दास जो भी उपज करते थे उसका अधिकांश भाग किसको मिल जाता था? लॉर्ड को मिल जाता था। कृषि दास लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। मतलब कि जब तक लॉर्ड उनको कहेगा नहीं कि आपको जागीर छोड़ के नहीं जाना है, तब तक वो उसी के जागीर में काम करते रहेंगे। इसके अलावा सर्फ केवल अपने लॉर्ड के चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूरी में ही रोटी सेक सकते थे, ठीक है, कहीं और जाने की इजाजत उनको नहीं होती थी। इसके अलावा लॉर्ड के मदिरा संपीड़क में ही शराब या बियर तैयार कर सकते थे। इसके अलावा लॉर्ड यह तय कर सकता था कि जो कृषि दास है उनको किससे विवाह करना है और किससे नहीं, या फिर वो क्या करते थे, लॉर्ड अपने मन पसंदीदे किसी लड़की से ही उनका विवाह करवा सकते थे। इसके अलावा अगर कृषि दास को अपने मन पसंदीदे किसी लड़की से शादी करना है तो उसको क्या करना होता था? एक शुल्क देना होता था, ठीक है। वो शुल्क दे देगा तो एक तरीके से लॉर्ड उसको मंजूरी दे देंगे कि वो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये कृषि दास की विशेषता थी। तो ये हमने यूरोपीय समाज का जो तीसरा वर्ग था, कृषक वर्ग, उसकी विशेषता हमने समझ लिया है। दोस्तों अब हम समझते हैं 11वीं सदी में अब जो कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, यानी कि यूरोप में 11वीं सदी में खेती करने के कुछ नए तौर तरीकों का विकास हुआ था, उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों 11वीं सदी में क्या हुआ, लोहे के हलों का प्रयोग शुरू हो गया। इससे पहले क्या था, 11वीं सदी से पहले यूरोप के लोग खेती करने के लिए लकड़ी के बने हुए हलों का इस्तेमाल करते थे, जो कि खेती करने के लिए एक बेहतरीन साधन नहीं था, क्योंकि वो खेतों को पूरे गहराई के साथ नहीं जोत पाता था। लेकिन अब लोहे के हलों से क्या हुआ कि अब खेतों को पूरे गहराई के साथ जोता जा सकता था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे सांचेदार पटरों का प्रयोग। अब ये सांचेदार पटरे है क्या? देखिए दोस्तों, खेतों को समतल बनाने के लिए क्या किया जाता था, पुराने समय में सांचेदार पटरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लकड़ी के वजनदार होते थे और वो क्या करते थे, खेत को बिल्कुल प्लेन बनाते थे। मतलब खेत को जोतने के बाद समतल बनाने के लिए सांचेदार पटरों का इस्तेमाल यूरोप के लोगों ने करना शुरू कर दिया। इससे भी खेती करने में आसानी हुई। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं लोहे के नाल का प्रयोग। बहुत सारे जानवर थे जैसे कि घोड़े हैं, अब घोड़े के खोड़ को सुरक्षित रखने के लिए, पैरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या हुआ, लोहे के नाल का इस्तेमाल किया जाने लग गया। अब जो घोड़े के पैर थे वो सुरक्षित थे और वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता था। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं जुओं के प्रयोग में परिवर्तन। अब जुआ होता क्या है मैं आपको बता देना चाहूंगा। जुआ हम उसे कहते हैं जो कि बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, कंधे के ऊपर या फिर गर्दन के ऊपर पहले रखा जाता था। तो जुए के प्रयोग में परिवर्तन क्या आया कि अब जुए को गर्दन की जगह पे कंधे पे डाला जाने लग गया, ठीक है, बैल के कंधे पे जुए को रखा जाने लग गया। अब इससे क्या हुआ कि जो बैल थे वो अब पूरे पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ हल को खींच सकते थे। तो इससे भी खेती करने में आसानी हुई। अब खेत को ज्यादा गहराई से जोता जाने लग गया, बैल अच्छे तरीके से हल को खींच सकते थे। इसके अलावा हम पांचवा पॉइंट बता सकते हैं जल शक्ति का प्रयोग। अब क्या हुआ, जल शक्ति का इस्तेमाल भी किया जाने लग गया, ठीक है, खेतों की सिंचाई की जाने लग गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मशीन वगैरह चलाने के लिए भी जल शक्ति का इस्तेमाल होने लग गया। इसके अलावा वायु शक्ति का प्रयोग किया गया, जैसे कि फसलों को साफ करने के लिए वायु शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सबसे मेन जो पॉइंट है वो है खेतों के प्रयोग में परिवर्तन आ गया। अब 11वीं सदी से पहले क्या था, किसान क्या करते थे, अपने खेतों को दो भागों में बांट दिया करते थे और दो भागों में बांट के क्या करते थे, एक सीजन पे एक खेत पे खेती करते थे और दूसरे को पड़ती छोड़ दिया करते थे। लेकिन इससे क्या था कि जो खेत है मतलब जमीन का ज्यादा नुकसान हो जाया करता था, ठीक है। इस कारण क्या हुआ, किसानों ने अब खेत को, मान लो कि 100 गज की जो जमीन है ना, पहले दो भागों में बांटते थे, 50 गज पे खेती कर रहे हैं और 50 गज को उन्होंने क्या कर दिया, पड़ती छोड़ दिया है। लेकिन अब क्या हुआ, उसी 100 गज की जमीन को उन्होंने 3 भागों में बांट के खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब आप लगा सकते हो कि लगभग 33 गज जो है
वो अलग अलग भागों में 3 भागों में बांट दिया और उसके ऊपर खेती करना शुरू कर। तो इसमें होता क्या था कि मान लेते हैं कि 3 भागों में जब खेतों को बांटा गया तो 2 को क्या कर दिया गया, 2 पे तो खेती कर ली गई और 1 को परती छोड़ दिया गया। इसके अलावा अगले मौसम में क्या होता था कि आगे जो 2 खेत है उस पर खेती कर लिया और उन दोनों में से किसी एक को परती छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या करते थे, हर सीजन में खेतों को चेंज किया करते थे, 1 को परती छोड़ देते थे और बाकी 2 पे खेती किया जाता था। तो ये 11वीं सदी में खेती करने के नए तौर तरीकों का विकास हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो खेती करने के नए तौर तरीकों का विकास हुआ, 11वीं सदी में जो खेती करने के नए तौर तरीकों का विकास हुआ उसका प्रभाव क्या रहा, मतलब एक तरीके से क्या असर पड़ा इसका। ठीक है, तो पहला प्रभाव तो हम बता सकते हैं कि भाई ये खेती के नए तौर तरीकों के विकास से क्या हुआ, उपज में वृद्धि हो गई, पहला पॉइंट। तो इसके अलावा अनाज की जो उपलब्धता है वो 2 गुनी हो गई और इसके अलावा मटर और सेम जैसे पौधों का भी उत्पादन किया जाने लग गया। ठीक है, ऐसे पौधे उगाए गए जिससे क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों के आहार में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, चारे की उपलब्धता में वृद्धि हो गई, किसानों की जो आय है वो भी बढ़ गया, उनकी आय में भी वृद्धि हो गई। तो ये प्रभाव रहे एक खेती के नए तौर तरीकों का। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैथेड्रल नगर की। जो कैथेड्रल नगर है वो किस प्रकार अस्तित्व में आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये कैथेड्रल है क्या। देखिए दोस्तों, कैथेड्रल एक तरीके से विशाल का चर्च हुआ करते थे। आप चित्र में इसको देख भी सकते हैं, आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये विशाल का चर्च को ही हम क्या कहते हैं, कैथेड्रल चर्च कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चर्च है वो बनाए कैसे जाते थे, इतने विशाल का चर्चों का निर्माण होता कैसे था। तो जो यूरोप के जो लोग थे, जो धनी लोग थे, वो क्या करते थे, चर्च को बहुत ज़्यादा पैसे दान दिया करते थे और उन दान की मदद से ही कुछ विशाल का चर्च बनाए गए थे जिनको हम क्या कहते हैं, कैथेड्रल चर्च कहते हैं। अब इस चर्च के आसपास क्या हुआ, धीरे धीरे भाई जो लोग हैं उन्होंने आके यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, वहाँ की आबादी बढ़ने लग गई और इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई कि वो धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गए और उन्हीं को हमने बाद में क्या कह दिया, कैथेड्रल नगर कह दिया। ठीक है, अब कैथेड्रल चर्च की खास बात क्या होती थी कि भाई कैथेड्रल चर्च इस प्रकार से बनाए जाते थे कि जो पादरी के जो आवाज़ है, पादरी का जो आवाज़ है वो बिल्कुल साफ सुनाई दे, भिक्षुओं का जो गायन है वो भी बिल्कुल मधुर सुनाई दे, मतलब ऐसा सुनाई दे कि भाई सब उसमें मतलब मगन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया जाता था। दोस्तों अब हम अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को समझते हैं जो कि है 14वीं सदी का संकट। अब 14वीं सदी का संकट है क्या, तो यूरोपीय इतिहास में जो 14वीं सदी का संकट है वो बहुत सारे कारणों से एक तरीके से उत्पन्न हुए थे। पहला कारण हम बता सकते हैं मौसम में परिवर्तन। देखो इस समय क्या हुआ, मौसम में बदलाव आया। मौसम में क्या बदलाव आया, तो मौसम में बदलाव ये आया कि अब जो ग्रीष्म ऋतु है यानी कि जो गर्मी वाले जो मौसम थे उसकी जगह पे ठंड ऋतु ने मतलब शीत ऋतु ने ले लिया। ठीक है ना, अब शीत ऋतु में क्या होता है कि भाई दिन जो होते हैं ना काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं, रात ज्यादा लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। अब दिन छोटे होने की वजह से लोगों को काम करने के लिए कम समय मिलता था, खेती करने के लिए भी कम समय मिलता था, जिससे कि उपज में कमी हो गई। पहली बात तो ये। इसके अलावा और भी ज्यादा मौसम में बदलाव क्या हो गया, सुनामी जैसी घटनाएं, भूकंप जैसी घटनाएं, है ना। इसके अलावा वर्षा बहुत सारी जगह पे वर्षा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, किसी जगह पे तो भाई इतने ज्यादा मतलब बर्फ गिर रहे थे कि खेती हो नहीं सकती थी। तो ये मौसम में बदलाव हुए थे और इन मौसम में बदलाव के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही थी और उपज अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि भूखमरी, है ना, अकाल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण इस समय मौत के घाट उतर गए थे। इसके अलावा हम बता सकते हैं दूसरा पॉइंट, सोने और चांदी की खदानों में कमी। देखो यूरोप में 2 ऐसे जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सोने और चांदी की खदानें थी। एक तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं, ठीक है ना, और दूसरा है सर्बिया। अब ये 2 ऐसे जगह थे जहां पे सबसे ज्यादा मतलब सोने और चांदी की खदानें थी, लेकिन 14वीं सदी में यहाँ से सोने और चांदी की जो खदानें हैं वो मिल नहीं पा रहे थे या फिर सोने और चांदी खदानों से ज्यादा मात्रा में नहीं निकाले जा रहे थे, जिस कारण क्या था कि पुराने समय में जो सिक्के होते थे वो सोने और चांदी के ही बने होते थे। लेकिन अब सिक्के नहीं बन सकते थे, जब सोने और चांदी खदानों से निकल ही नहीं रहे हैं तो सिक्के कहाँ से बनेंगे। जब सिक्के नहीं बन पा रहे थे तो व्यापार नहीं हो पाता था, क्योंकि भाई व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। बिना मुद्रा के तो भाई लेन देन हो नहीं सकता है, तो व्यापार नहीं हो पा रहा था। अब व्यापार नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, तो इस कारण यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप हो गई थी। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं प्लेग की महामारी। अब देखो यार, ये महामारी फैल गई यूरोप में 14वीं सदी में। हुआ क्या कि चाइना और जो एशिया के बहुत सारे देश थे वहां से समुद्री जहाजें कहाँ जाती थी, यूरोप जाती थी। अब उन समुद्री जहाजों में क्या हुआ, कुछ चूहे चले गए, चूहे समझते हो ना, ठीक है, तो चूहे चले गए। अब उन चूहों ने क्या किया, वहां पे प्लेग की महामारी फैला दी। अब प्लेग की महामारी में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे जानवर इस प्लेग की महामारी में आ गए और एक तरीके से वहां पे इसने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। तो इस कारण बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई और ये प्लेग की महामारी थी। तो ये 14वीं सदी का संकट था यूरोपीय इतिहास में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक भी
समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को जो जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से समझाने थे मैंने समझा दिया है। आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है उसके लिए आप सभी चैप्टर की वीडियोस को जरूर देख ले। सभी वीडियो का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए लाइन से सभी वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को देखने के बाद यार शेयर जरूर कर दो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा यार तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, तो यार दिखाओ थोड़ा अपना भी इंसानियत दिखाओ ना यार, है ना। इंसानियत दिखाओ, वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इन सभी वीडियोस के माध्यम से अपना फायदा उठा सके, अपने जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है उसमें बेहतरीन रिजल्ट ला के दिखा सके। तो यार शेयर करो बस तुम, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए